नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, आज के करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही मेहनत करके बनाया है। आज के करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें अपडेट मैंने किया है और डेली मैं चाहता हूं कि आपको जो करंट अफेयर्स मिले वो बहुत ही अपडेटेड मिले। और इसमें इतना ही नहीं साथियों, बल्कि इसमें मैंने जीके जीएस और भी चीज़ें मैं डालने का प्रयास कर रहा हूँ। डेली कम से कम 5 जीके होनी चाहिए, 5 जीएस होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक भी एक एक दो दो क्वेश्चन रहे। तो ये सारा कुछ मैं आपकी करंट अफेयर्स के क्लास में दूंगा, तो आपको बहुत बेहतर होगा, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। और डेली की करंट अफेयर्स में देखिए इस करंट अफेयर्स की विशेषता क्या है। यानी कि मेरे द्वारा करंट अफेयर्स जो बनाए जा रहे हैं उसकी विशेषता ये है दोस्तों कि इसमें पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैनिक जागरण, राज्यसभा टीवी, और आगे चलकर मैं द हिंदू की भी कटिंग इसी में लगाऊंगा। द हिंदू के एडिटोरियल भी मैं इसी में सेट करूंगा। तो यानी कि आपकी कम से कम 40 से 30 मिनट की करंट अफेयर्स रहेगी। 30 से 40 मिनट की करंट अफेयर्स में आप वो चीज़ जानेंगे कि जो आप एक तरीके से हमेशा कहीं ना कहीं से सर्च करते रहते हैं दिन भर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, आप कुल मिला के दिन भर गूगल पर लगे रहते हैं, तो आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन हाँ, मैं आपसे गारंटी लेता हूं यदि आप मेरी करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा और साथ ही साथ आपके एग्जाम में बहुत कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ें नहीं पिकअप किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के साथ साथ वो सारी चीज़ें पिकअप किया जा रहा है, और डेली एक योजना भी रहेगी। भारत सरकार की डेली एक योजना रहेगी, जिससे हमारी डेली एक योजना भी कंप्लीट होते जाए। देखिए, जब डेली एक योजना भी रहेगी तो आप समझिए 30 दिन में एक योजना भी आपकी कंप्लीट हो रही है। डेली 5 क्वेश्चन आपका, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के रहेंगे। जीके जीएस में 3 क्वेश्चन पॉलिटी के रहेंगे, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के रहेंगे, 3 क्वेश्चन आपका इकोनॉमी या आपका ज्योग्राफी का रहेगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट से एक एक दो दो प्रश्न रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से आपका जीके जीएस भी तैयार होता रहेगा और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स में हमने क्या बनाया है आपके लिए। ठीक है, अब टीम के द्वारा यह निर्मित नहीं किया जा रहा है, मैं स्वयं बना रहा हूँ। टीम के द्वारा मैंने उनको दूसरा काम असाइन कर दिया है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में मुझे जो लगता था कि जो मैं बनाऊंगा वो ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (WWF) ने रूसी शटलर निकिता खाकीमोव पर सट्टेबाजी और अनियमित मैच परिणामों के आरोपों में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों? 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसको? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसको लगाया है? रूसी शटलर निकिता खामीमोव को। और सट्टेबाजी और अनियमित परिणाम, मैच परिणामों के आरोप में किसके किसके उपलक्ष्य में या किसके परिप्रेक्ष्य में इनको परिणाम 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? वर्ल्ड फेडर BWF के द्वारा वो सट्टेबाजी और अनियमित मैच के परिणामों को निकालने के लिए दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज का जो अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा हाल ही में जिस राज्य के तवांग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। बताया जा रहा है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग ने अभी हाल ही समय में क्या किया है, किस राज्य के तवांग जिले में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई किसकी शुरुआत की गई है? मोनपा हस्तनिर्मित, हस्त मतलब हाथों के द्वारा निर्मित, कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की है। तो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के एक जिला है जो आपका तवांग है, और वहां पर क्या शुरू किया गया है? मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा शुरुआत की गई है? खादी एवं ग्रामो उद्योग द्वारा यह शुरू किया गया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज के अगले प्रश्न की बात करें साथियों, तो आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को राज्य के चिकित्सालय या चिकित्सा प्रौद्योगिकी कॉलेजों में प्रवेश का आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो उड़ीसा सरकार ने इस बात की इजाज़त दी है कि अब क्या होगा, जो स्कूली क्षेत्र में, जो स्कूली जिलों में, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, उनको चिकित्सा और प्रौद्योगिकी से संबंधित कॉलेजों में यदि प्रवेश करना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टरी करना चाहता है या कोई
एक तरीके से साइंस एंड टेक से संबंधित कोई काम करना चाहता है, तो उन कॉलेजों में क्या होगा, उनको आरक्षण भी मिलेगा और उन बच्चों को मिलेगा जो इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी विशेषता ये है, यहाँ पर ये विशेषता नहीं दी गई है कि आपको आरक्षण मिलेगा तो आप SC ST OBC और EWS में आते हैं इसलिए आपको आरक्षण मिलेगा, नहीं। यहाँ पर जो आरक्षण का प्रावधान है मित्रों, यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान ये है, उन स्टूडेंट को मिलेगा, उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें ऐसी व्यवस्था या ऐसा आरक्षण का लाभ मिलेगा। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? उड़ीसा सरकार द्वारा। मुझे लगता है यह इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा पहल है, ताकि इससे क्या होगा कि सरकारी स्कूलों को भी एक तरीके से, सरकारी स्कूलों पर भी थोड़ा से काम बढ़ेगा और लोगों का आकर्षण उस पर ज़्यादा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस फिल्मों अभिनेता यानी किस फिल्म के अभिनेता ने खराब स्वास्थ्य को हवाला देते हुए राजनीति में नहीं आने का फैसला किया है? किस फिल्म अभिनेता ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि अब हम राजनीति में अपना कदम नहीं रखेंगे? वो है रजनीकांत जी। रजनीकांत जो आप जानते हैं साउथ इंडियन हीरो हैं, रजनीकांत जी ने ये भी कहा है कि देखिए भले ही हम राजनीति में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों की जैसे पहले सेवा करते थे या समाज की जैसे पहले मैं सेवा करता था, आज भी मैं समाज की वैसे ही सेवा करूंगा जैसे मैं राजनीति में करता था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज के अगले प्रश्न की बात की जाए तो किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है? कौन है? डिजाइनर पियरे कार्डिन। और ये कहाँ के व्यक्ति हैं? फ्रांस के हैं। तो इनकी कितने साल में इनका निधन हो गया? 98 साल में इनका निधन हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल में निधन हो गया और कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह देश जिसके तेज गेंदबाज टीम सऊदी अरब टेस्ट में 300 विकेट लेने वाला गेंदबाज की लिस्ट में शामिल हो गया है, वह है न्यूजीलैंड का। मतलब कि पूछा जा रहा है कि वह कौन से देश की टीम है जिसमें गेंदबाजी में सबसे अच्छा और सऊदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला गेंदों की लिस्ट में शामिल हो गया। वो है न्यूजीलैंड का है। दोस्तों आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा वह कौन सा खिलाड़ी है, ठीक है, अगर आपको पता चले तो। 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया? देखो 1956 में क्या हुआ था, ओलंपिक फुटबॉल में टीम के एक सदस्य भी रहे और भारतीय फुटबॉलर भी रहे और उनका अभी हाल ही में निधन हो गया, निखिल नंदी जी का अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, क्योंकि एक फुटबॉलर भी थे और साथ ही साथ 1956 में ओलंपिक के टीम के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक फुटबॉलर थे तो ओलंपिक फुटबॉल क्रिकेट के टीम के सदस्य रहेंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात की जाए तो हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठित किया है? तो म्यांमार ने। अभी पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश की नौसेना मतलब नेवी ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया है दोस्तों, तो है म्यांमार सरकार ने या म्यांमार की नेवी ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने अभी हाल ही समय में क्या किया है कि नई सौर ऊर्जा नीति 2021 लॉन्च कर दिया है या घोषणा कर दिया है कि हमारी नई सौर ऊर्जा नीति में क्या क्या रहेगा, हम कैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। आइए बात करते हैं PIB से लिया गया है। PIB से क्या चीज़ें कही जा रही है? PIB से कहा जा रहा है जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, इनका कहना है कि सरकार और किसान के संघ के बीच आज नई दिल्ली में छठे दौर की वार्ता हुई। देखिए इनका मानना है कि, और इनका मानना ही नहीं वाकई में सत्य भी है कि सरकार और किसानों के बीच, किसान संघ के बीच अभी क्या हुआ कि यानी कि हाल ही समय में कल एक तरीके से छठी वार्ता हुई। कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में।
और जो अगली वार्ता होगी, जो अगली बार जो वार्ता होगी, अभी ज़्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन दूसरी वार्ता जब होगी वो 4 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। और इसमें बताया जा रहा है कि जो आपके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम दोनों पक्ष यानी कि किसान संघ, किसान यूनियन और किसान और सरकार, जब तक दोनों पक्षों में सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कदम नहीं उठाते हैं, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि समाधान नहीं हो पाएगा। वैसे बहुत अच्छी बात है, सरकार को भी अपना समझना चाहिए और साथ ही साथ किसानों को भी थोड़ा अपने आप को एक तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, इन्होंने बताया कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा तीनों कानून वापस लेने से संबंधित सुझाव के संबंध में कृषि मंत्री ने कहा कि इस पर कमेटी का गठन करके किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए विकल्पों के आधार पर विचार किया जा सकता है, जिससे संविधानात्मक मर्यादा का पालन करने के लिए सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। देखिए, यहाँ पर कहा है इन्होंने, ये जो मंत्री हैं आपके, क्या नाम है इनका, तोमर जी, इनका नेम एक बार फिर से हम ले लेते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देखिए, हम क्या करेंगे, एक तरीके से एक कमेटी का गठन करेंगे, हम गठन करेंगे, जिससे कि किसानों को हितों को ध्यान में रखा जाएगा और उसके विकल्प के आधार पर हम उस पर विचार करेंगे। ठीक है, हाँ, कानून को वापस लेना है या नहीं लेना है, इससे संबंधित वह कमेटी क्या करेगी, सुझाव देगी। ठीक है, वह कंपनी जो कमेटी गठित की जाएगी वह सुझाव देगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इसके लिए दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। सरकार ने अगर इस बात को छेड़ा है और सरकार ने इस बात को कह रही है तो वाकई में सही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पर सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की है तथा सरकार ने किसान संगठनों के सुझाव पर सैद्धांतिक रूप से इन दोनों विषयों के पर अपनी सहमति भी जताई है। सरकार ने इतना भी कहा है, सरकार ने किसान संगठन के सुझाव पर सैद्धांतिक रूप से इन दोनों विषयों पर सहमति भी जताने की बात कही है। किस पे, वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश 2020 पर और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पर। ठीक है, इस पर भी सरकार ने सहमति जताने के लिए हामीर भरी है। तो आइए बात करते हैं अगली बातें। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कृषि सुधार कानूनों से संबंधित मुद्दे सरकार के समक्ष विचारार्थ रखे और जिस पर सरकार ने उन्हें योग्य निर्णय लेने हेतु आश्वस्त कर दिया और यह भी आश्वासन दिया है कि भारत सरकार भी साफ नियत, खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों को तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, किसानों के प्रतिनिधियों के साथ साथ इसमें सुधार कानून यानी कि इस कानून में सुधार करने की बात की गई है और साथ ही साथ सरकार ने भी कहा है कि हम इस पर बहुत ही जल्द निर्णय लेंगे। और इतना ही नहीं, सरकार ने कहा कि हम अपने नियत से और साथ ही साथ खुले मन से अपने प्रासंगिक मुद्दों पर हम तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इस दोनों समझौतों को बहुत जल्द ही इस पर समझौता हम कर लेंगे। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होगी और दोनों पक्षों में ने आगे चर्चा जारी रखने की सहमति व्यक्त की है, यानी 4 जनवरी का आपका होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, यानी कि अगले पॉइंट की बात करें तो ये है आपकी मदर टेरेसा। आप देख रहे हैं यहाँ मैं चित्र को भी लेने का प्रयास किया हूँ, तो बहुत जल्द ही मैं चित्र के साथ सब कुछ दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए, प्रोत्साहित कीजिए बस। तो मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार विजेता 2020 से सम्मानित। देखिए, मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित के मतलब क्या हो जाएगा, हार्मनी फाउंडेशन ने क्या किया है, कौन सा फाउंडेशन है, इस बात को फाउंडेशन को ध्यान रखिएगा। हार्मनी फाउंडेशन ने 27 दिसंबर 2020 को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स की मेजबानी की। किसने की, हार्मनी फाउंडेशन ने कब की, 27 दिसंबर 2020 को। और किसके लिए किया, सामाजिक न्याय के लिए। और किसके स्मृति में, और किसके, कौन सा अवार्ड है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स की मेजबानी की है, यानी शुरुआत की। या कौन सा संस्करण था, 16वें संस्करण। 16वें संस्करण के पुरस्कार मदर टेरेसा द्वारा शुरू किए गए मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल एक मिनट मित्रों, एक मिनट, सुपीरियर जनरल सिस्टर प्रेमा द्वारा यह समर्थित एकमात्र पुरुष है। तो हमें सिर्फ 2 बातें याद रखना है कि जो अभी सामाजिक न्याय 27 दिसंबर 2020 को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स की मेजबानी की है, किस फाउंडेशन ने की है, तो हार्मनी फाउंडेशन ने की है। और यह कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण था। और दूसरी बात, आइए बात करते हैं इस वर्ष की थीम क्या थी।
पुरुष 2020 के पुरस्कारों का विषय मतलब थीम सेलिब्रेटिंग कंपेंशन इन टाइम्स ऑफ कोविड था। इस वर्ष की जो थीम थी 2020 की जो थीम थी मित्रों, वो थी सेलिब्रेटिंग कंपेंशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। ठीक है। और दूसरी चीज इसमें यह है कि पुरस्कार पाने वालों में डॉक्टर एंथनी फॉसी शामिल थे। ठीक है। जो पुरस्कार पाने वाले थे डॉक्टर एंथोनी फॉसी, देखिए डॉक्टर एंथोनी फॉसी का ज़्यादा नाम दिया गया, बाकी 3 से 4 लोग और भी हैं, लेकिन आपको डॉक्टर एंथोनी फॉसी भी आप याद रखेंगे तो अब भी कोई समस्या नहीं होगी। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, इथेनॉल। ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे प्रश्न को आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है? पीपीपी मॉडल पर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत राज्य में स्थापित करने होने वाले देश के पहले इथेनॉल संयंत्र के लिए इस समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। और कहां पर किया जाएगा? भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र आपका छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। आइए बात करते हैं उसके आगे की कहानी। इसके आगे की स्टोरी ये कही जा रही है, भोरम देव सहकारी चीनी कारखाना कवर्धा और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड की सहायक कंपनी एनकेजे बायोफ्यूल द्वारा 30 वर्ष की अवधि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इन कंपनियों के बीच कितने वर्ष की समझौता किया गया है? 30 वर्ष। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं याद रखना है किन कंपनियों के बीच हुआ है, बस आपको इतना याद रखना है मित्रों कि यह संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है और कब, पहला है या दूसरा है। तो यह पहला संयंत्र है। कौन सा संयंत्र है? इथेनॉल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यह किसानों को, इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह किसानों को गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान और सुनिश्चित करने भी महत्वपूर्ण साबित होगा। इतना ही नहीं, किसानों को भी फायदा होगा। किसानों को गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान किया जाएगा और यह सुनिश्चित हो जाएगा कि कैसे किसानों को और कब कब क्या मिलेगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो आप इनका चित्र देख सकते हैं शांतनु जी का। शांतनु जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। शांतनु महापात्र का भी हाल ही में निधन हो गया। ये कहाँ के थे? आइए बात करते हैं इनके बारे में। शांतनु महापात्र का निधन। दिग्गज उड़ीसा संगीत निर्देशक शांतनु महापात्रा का दिसंबर 2020 में इनका निधन हो गया है। ठीक है। और इनके बारे में भी बताया जाता है कि इन्होंने गीतकार कृष्ण गुरुकार गोस्वामी के बोल और अक्षय मोहंती के गायन के साथ और पहले आधुनिक उड़िया गीत कोणार्क गाथा की रचना की। तो इनकी एक रचना है शांतनु जी की कोणार्क गाथा, इसको भी आपको याद रखना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन्होंने कलीजे भी लिखा, जिसे सिकंदर आलम ने गाया है। सिकंदर आलम के द्वारा गाया गया कलीजे भी इन्होंने ही लिखा है। कौन? आपके शांतनु महापात्र जी ने लिखा है। ठीक है। आइए बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और भी। उड़ीसा संस्कृति में उनके आजीवन योगदान के संपन्न में उन्हें उत्कल विश्वविद्यालय ने 2011 में उन्हें मानद डी लिट भी प्रदान किया है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ आपका शांतनु जी को याद रखना है। कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। और यह एक संगीत निर्देशन थे। ठीक है। यह संगीतज्ञ थे। ठीक है। और इनकी रचना है कोणार्क गाथा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं याद रखना। आइए बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रीट वेंडर वगैरह जो होते हैं, जो मतलब एक तरीके से बाजार में ऐसे छोटे छोटे मार्केट लगा के बैठते हैं। ठीक है। आइए बात करते हैं इनके बारे में। क्या कहा जा रहा है? भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है कि मैं भी डिजिटल अभियान की शुरुआत की। मैं भी डिजिटल अभियान, इसको याद रखिएगा। अभी हाल ही समय में केंद्र सरकार के द्वारा डिजाइन किया गया मैं भी डिजिटल यानी मी टू डिजिटल अभियान 2021 में आयोजित किया जाएगा। तो मैं भी डिजिटल अभियान की शुरुआत किया गया है, लेकिन यह 2021 में आयोजित किया जाएगा। और जिसमें बताया गया मी टू डिजिटल यानी मैं भी डिजिटल, यानी कि यहाँ पर जो बात की जा रही है सब डिजिटल। मतलब भारत सरकार की, आप जानते हो भारत सरकार का उद्देश्य है इकोनॉमी लेस बनाना। ठीक है। कैशलेस इकोनॉमी बनाना, यानी कि जो एक तरीके से बिना कैश के ही सब एक तरीके से ये पेमेंट कर सकें, यानी डिजिटल पर सबसे ज़्यादा फोकस है वो भारत सरकार का, अभी जो वर्तमान की सरकार है। ठीक है। आइए अगली बात करते हैं इसमें कि प्रधानमंत्री महोदय जी ने और क्या कहा है।
इस बारे में बताया गया है कि अभियान प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की सफलता से प्रेरित है। यह जो अभियान है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत इसको प्रेरित किया गया है, जो विक्रेताओं को माइक्रो क्रेडिट प्रदान करेगी। क्या करेगी? जो विक्रेता होंगे, जो बेचने वाले होंगे, इससे क्या होगा? उन्हें माइक्रो क्रेडिट मतलब मतलब एक तरीके से वो उन्हें एक कार्ड दिया जाएगा। कार्ड के साथ साथ उन्हें माइक्रो यानी कि छोटा मोटा वो लोन कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, या लोन के मतलब लोन क्या मतलब एक तरीके से उनके पास क्रेडिट रहेगा, वो कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इस अभियान में दूसरी चीज़ें बताया जा रहा है, यह नए अभियान के हिस्से के रूप में 4 से 22 जनवरी के बीच देश भर में 10 लाख सड़क विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान का उपयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें बताया यह भी जा रहा है कि इस अभियान में हम क्या करेंगे, सरकार कहती है कि इस अभियान में हम 4 से 22 जनवरी तक इस अभियान को चलाएंगे और 10 लाख, कम से कम 10 लाख सड़क विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान करने के लिए प्रशिक्षित भी हम करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। वैसे 10 लाख तो कम है, लेकिन फिर भी 10 लाख बहुत है। 10 लाख भी अगर जान जाते हैं तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं अगले अगले टॉपिक की। तो ईरान ने टीके का पहला मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। ठीक है, ईरान ने टीके का पहला मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। ईरान में कोरोना वायरस के टीके की सुरक्षा और प्रभावशीलता का पहला अध्ययन 29 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था। कब किया गया है? 29 दिसंबर 2020 को शुरू किया है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य के स्वामित्व वाले दवा समूह का एक हिस्सा सिफा फार्मेड द्वारा निर्मित टीका देश में मानव परीक्षणों तक पहुंचने वाला यह पहला टीका होगा। राज्य के स्वामित्व वाले दवा, राज्य के स्वामित्व मतलब राज्य के स्वयं वाले, जो स्वामित्व मतलब उसके प्रोप्राइटर वाले दवा समूह का एक हिस्सा सिफा फार्मेड किसके द्वारा है? यह सिफा फार्मेड, ठीक है, जो कंपनी है सिफा फार्मेड द्वारा यह टीका निर्मित किया गया है। और देश में मतलब ईरान देश में मानव परीक्षणों तक पहुंचने का यह पहला टीका है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं जानना है, ठीक है, नहीं, चलो बता देते हैं थोड़ा सा टीका के बारे में। आप जान ही रहे हो तो थोड़ा समझ लीजिए। चरण 1 में नैदानिक परीक्षण और अध्याय 2 सप्ताह के भीतर ईरान के टीके की 2 खुराक के लिए कम से कम 56 स्वयंसेवकों को भी नामांकित किया जाएगा। जो 56 एनजीओ हैं उनको भी एक तरीके से उनको भी नामांकित यानी निर्देशित किया जाएगा। आइए बात करते हैं आज के ट्रेडिशनल टॉपिक में सबसे पहला प्रश्न है आपका पॉलिटी से लिया गया है। पहले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसमें सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। देखो, भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान बना था, आपको पता है कि कई देशों के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, जो उसमें की अच्छी बातें थी उसको हमने अडॉप्ट किया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, आयरलैंड। देखिए, इन सभी चीज़ों से हमने 2-2, 3-3 चीज़ें लिया है, लेकिन जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसमें से हमने कई चीज़ें लिया है। और इतना ही नहीं, जो 7वीं अनुसूची है आपका शक्तियों, राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो कौन नहीं थे? आपका एक तरीके से महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, महात्मा, देखिए APJ अब्दुल कलाम अलग है, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं, अगली बात करते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा के गठित करने का आधार क्या था मित्रों? बताइए जल्दी से। इसमें का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आज के चौथे प्रश्न की बात करें तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? भला इन्हें कौन नहीं जानता? जीवी मालवंकर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मालवंकर जी। कौन था? जीवी मालवंकर। आइए बात करते हैं एक योजना। मैंने आपसे बोला भी है कि डेली मैं एक योजना भी डिस्कशन करूंगा। तो पहली जो योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आइए बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सी बात कर लेते हैं। कब शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिम आम बजट 2019 में देश के असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए महत्वाकांक्षी पेंशन योजना यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की। योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों या श्रमिकों को 60 साल पूरे होने या सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उन्हें मासिक तौर पर कम से कम 3,000 का पेंशन दिया जाएगा। लेकिन उनको कैसे मिलेगा पेंशन, आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है, इस योजना में कब शुरुआत की गई थी? 2019 में शुरुआत किया गया था, जानते हो। लेकिन कब किया गया था? 15 फरवरी 2019 को यह योजना लॉन्च की गई थी। कौन? प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई, कब किया गया था? 15 फरवरी 2019 को। बस ये सब आपको नहीं याद रखना है, कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं या कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन किया गया है, कौन कौन इसका लाभ उठा पाएगा? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु, कम से कम 18 वर्ष की आयु और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष होना चाहिए। कम से कम अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए आपकी? 40 वर्ष। या तो आप 18 वर्ष के हैं तब आपको मिल पाएगा, या आपको एक तरीके से 40 के बाद हैं तब भी, यानी कि 18 से लेकर 40 वर्ष तक के लोगों को यह लाभ मिल पाएगा। 40 के ऊपर हो जाएंगे तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। इससे कम उम्र या इससे अधिक के, देखिए, इससे कम उम्र और इससे अधिक के उम्र के लोगों को यह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस योजना का वे लोग लाभ नहीं उठा पाएंगे जो 40 वर्ष से अधिक है, वे उन्हें नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो 18 वर्ष से कम हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आइए बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत की बात करें तो 15,000 रुपये से कम 15,000 रुपये से कम की मासिक आय वाले श्रमिक, देखो किनको मिलेगा? जिनकी न्यूनतम आय यानी कि मासिक आय है 15,000 रुपये। ठीक है, उन श्रमिकों को मिलेगा जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो। उन्हें मिलेगा जो 18 से 40 वर्ष के बीच हो। वे अपने आयु के अनुसार 55 रुपये से लेकर 200 रुपये का अंशदान कर सकेंगे। ठीक है, 200 रुपये का अंशदान कर सकेंगे, जिसमें 60 साल के बाद उन्हें कम से कम 3,000 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें देखिए, जैसे आप 55 रुपये आप जमा करते हो या 200 रुपये आप जमा करते हो, तो भारत सरकार भी इसमें 50% जमा करेगी। जितना आप जमा करेंगे उतने का 50% भारत सरकार भी जमा करेगी। ठीक है, आइए बात करते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद वित्तीय सहायता देना, ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। देखिए, भारत सरकार का मानना है कि जो लोग असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है या कोई प्राइवेट सेक्टर में ऐसे नहीं काम कर रहे हैं जो लिमिटेड कंपनी हो, बाद में उन्हें पेंशन मिले, उन सभी लोगों के लिए, उन किसानों के लिए यह बहुत ही लाभकारी योजना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी योजना है भारत सरकार की। इस योजना के हमें सब अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये योजना अगर पूरी तरीके से पूरे भारत में लागू हो जाए तो बहुत ही फ़ायदा होगा हमारे किसानों को और हमारे जो अन्य बंधु हैं, हमारे भाई हैं, उन सभी को बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा। तो मित्रों, आज के करंट अफेयर्स को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज की करंट अफेयर्स आपको क्लास कैसे लगी, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आपका काम है उसको आप करते रहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं बनाता हूँ बहुत ही मेहनत करके बनाता हूँ, ऐसे ही नहीं कि बस उठाया कंटेंट और डाल दिया। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।